गरीब कचरे वाली का हीरे देने वाला पंखा। अंजू अपने परिवार में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उनका जीवन कठिनाइयों में बीत रहा था। ऐसे ही देखते देखते शाम हो गई। आज अंजू बहुत ज्यादा कचरा नहीं बीन पाई थी। हे देवी माँ, आज तो मैंने मुश्किल से 20 या 30 रुपए का ही कचरा बीना है। इतने कम पैसे में मेरा घर कैसे चलेगा? अब तू ही मेरी मदद कर। तू तो जानती है, मेरे तो पति भी मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं देते हैं। अब मैं क्या करूं? अंजू की आंखों में आंसू थे। अंधेरा छा चुका था और एक स्ट्रीट लाइट के नीचे छोटे से कूड़े के ढेर में एक माँ अपने बच्चों के पेट पालने के लिए कचरा बीन रही थी। अब ढूंढने से कोई फायदा नहीं है। अब मुझे कल आकर कचरा बीनना चाहिए। अंजू बस ऐसा बोल ही रही होती है कि तभी उसे कचरे के ढेर में एक पंछी घायल पड़ा हुआ दिखाई देता है। अरे, ये पंछी, इसे तो चोट लगी है। मुझे क्या करना चाहिए? अंजू ने अपने आसपास देखा। उसे कुछ भी समझ नहीं आया तो उसने अपनी पुरानी साड़ी के पल्लू से कपड़ा फाड़ लिया और उस पंछी के घाव पर लपेट दिया। अब तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगे। अंजू बस ऐसा बोल ही रही थी कि तभी वो पंछी जोर से चमकने लगा और एक बहुत ही सुंदर देवी में बदल गया। तुमने मेरी मदद की। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। आप कौन हो? मैं वो हूँ जो तुम्हारे जैसे सच्चे और मेहनती लोगों की मदद करती हूँ। मैं यहाँ तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा लेने आई थी, जिसे तुमने पास कर लिया, और अब मेरे पास तुम्हारे लिए एक इनाम है। देवी ने अपने हाथ हवा में उठाए और अचानक ही उसके हाथ में एक बहुत ही सुंदर पंखा आ गया। वो पंखा गुलाबी रंग का सुंदर और चमकीला पंखा था। ये लो अंजू, मेरी मदद करने के लिए ये तुम्हारा इनाम है। आपका शुक्रिया। और हाँ, ये पंखा तुम्हारे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि ये एक जादुई पंखा है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसका किस तरह से इस्तेमाल करोगी। अब मैं चलती हूँ। वो देवी वहीं हवा में गायब हो गई और अंजू खुशी खुशी उस पंखे के साथ अपने घर आ गई। ना जाने इस पंखे का क्या जादू होगा। अंजू ने बस ऐसे ही उस पंखे को हिलाया तो उसके अंदर से हीरे निकलने लगे। कमाल है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ। ये तो हीरे हैं। अंजू ने फिर से उस पंखे को हिलाया तो फिर से उससे हीरे बाहर आ गए। ऐसा ही अंजू ने कई बार किया। हर बार हीरे निकले। बस फर्क इतना था कि जब वो जोर से पंखे को हिलाती थी तो ज्यादा हीरे निकलते थे और जब धीरे हिलाती थी तो कम हीरे बाहर आते थे। हे देवी माँ, तेरा लाख लाख शुक्र और एहसान है। अंजू ने उन हीरों को समेट कर रख लिया। जब अमित घर आया तो उसने उसे पूरी घटना सुना दी और दोनों पति पत्नी बहुत ज्यादा खुश हो गए। वाह अंजू, आज तो तुमने ऐसा काम किया है कि बस बयां भी नहीं कर सकता मैं। हाँ हाँ, बस कीजिए। लेकिन हमें ये तोहफा हमारी ईमानदारी की वजह से मिला है, तो बस हमें इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं करना है। अमित भी अंजू की बात समझ गया। दोनों पति पत्नी अगले ही दिन बाजार में उन्हें बेचने निकल गए। देखिए, आपका हीरा बिल्कुल शुद्ध है और इतने सारे हीरो के लिए अचानक ही पैसा कहाँ से लेकर आऊंगा मैं। तो आप ऐसा कीजिए कि आप अभी कुछ हीरे मुझे बेच दीजिए। ठीक है। अंजू ने करीब 10,000 के हीरे उसे बेच दिए और उन पैसों से उसने अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा दिया। बचे हुए पैसों से उसने अपने घर का राशन खरीदा और कुछ पैसे गुल्लक में डाल दिए। इन पैसों का हम हिसाब से ही इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से सिलसिला जारी था। अंजू के दिन अचानक ही बदलते देखकर उसकी पड़ोसन ललिता को शक हुआ। ये भिखमंगी अचानक ही महलों की रानी कैसे बनती जा रही है? दाल में कुछ तो काला है, देखना पड़ेगा। ललिता अंजू की खिड़की के बाहर आकर खड़ी हो गई और वहां से उसके घर के अंदर झांकने लगी। सुनिए, क्या मुझे आज भी इस पंखे से हीरे निकालने चाहिए? हाँ हाँ बिल्कुल, फिर मैं उन हीरों को शहर में बेचाऊंगा। तुम जल्दी से हीरे निकाल लो। जी। अंजू ने बैठकर पंखे को 2-3 बार हिलाया और उसके सामने हीरों का ढेर लग गया, जिसे देखकर ललिता की आंखें चार हो गई। देवा देवा, इतने सारे हीरे! अगर ये पंखा मुझे मिल जाए तो मैं माला माल हो जाऊंगी। आहा। ललिता सारा मंजर देखकर सही मौके का इंतजार करने लगी और इसी तरह से रात हो गई। सुनिए, आप तो शहर जाने वाले थे ना? हाँ, वो अभी शहर में छोटा सा झगड़ा चल रहा है तो मैं 2 या 3 दिन बाद ही शहर जा पाऊंगा। दोनों मियाँ बीवी आपस में बात करके सो गए। उन्होंने जादुई पंखा वहीं पर अपने पास एक छोटी सी टेबल पर रखा हुआ था। सभी को सोता देखकर ललिता वहां आ गई। ऐसी चीजें तो बस मेरे हाथों में ही जचती है। चल जमूरे, काम पर लग जा।
ललिता अपने साथ एक लड़के को भी लाई थी जो अपने शरीर पर चादर ओढ़े हुए था। ललिता के बोलते ही वो लड़का ऐसे करने लगा जैसे वो अमित के घर में खिड़की से घुसने की कोशिश करता है। आहट सुनकर अंजू की आंख खुल गई। चोर चोर, अमित जी उठिए, चोर आ गया, चोर चोर। अंजू की आवाज सुनकर अमित जाग गया और आसपास के लोग भी उठ गए। अमित ने जैसे ही उसे पकड़ने के लिए दरवाजा खोला तभी ललिता मौका देखकर उसके घर में घुस गई और उस पंखे को चुरा लिया। सभी का ध्यान पूरी तरह से बस उस लड़के पर ही था, तो किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। ये हुई ना बात, शाबाश ललिता। ललिता ऐसा बोलती हुई वहां से आ गई तो वहीं दूसरी तरफ, क्यों आया है, बोल, या कर दे तुझे पुलिस के हवाले। मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरे पैसे गलती से आपकी खिड़की के अंदर घर में आ गए थे, तो मैं बस उसे ही उठाने के लिए की कोशिश कर रहा था। हाँ। अच्छा, सच? बिल्कुल सच, वरना आप ही देख लो। अंजू ने देखा तो वहां सच में पैसे पड़े हुए थे। उन्होंने उसके पैसे लौटाए और उसे भगा दिया। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। चलो अंजू, चलकर सोते हैं। अंदर जाकर जैसे ही अंजू की नजर टेबल पर पड़ी तो वहां पर पंखा नहीं था, जिसे देखकर अंजू का दिमाग घूम गया। हे देवी माँ, मेरा पंखा कहाँ गया? यही तो रखा था। अंजू बिना किसी की परवाह किए नंगे पांव अपना पंखा ढूंढने निकल गई तो वहीं दूसरी तरफ, ए जादुई पंखे, मुझे भी माला माल कर दे। ललिता ने भी पंखे को हिलाया लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पंखे से हवा के सिवा कुछ भी बाहर नहीं आया। मुझे भी हीरे दे, ए जादुई पंखे, चल जल्दी मुझे भी माला माल कर। ललिता ने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसी तरह सवेरा हो गया। अमित और अंजू ने सारे शहर में अपना पंखा ढूंढ लिया था। कोई फायदा नहीं है अमित जी, अब वो पंखा हमें नहीं मिलेगा। हम ही पागल थे जो उसे ऐसे सरेआम रखकर सो गए। जरूर ये किसी की साजिश थी अंजू, जिसमें हम लोग फंस गए हैं। वो दोनों निराश होकर अपने घर की तरफ आ ही रहे थे कि तभी उन्हें अपने घर के पास ही अपना पंखा पड़ा हुआ मिला। ये पंखा तो किसी भी काम का नहीं है, चल निकल मेरे घर से। ललिता ने वो पंखा अपनी खिड़की से बाहर फेंक दिया। समझ गई, ये पंखा मेरी ईमानदारी का इनाम था, तो ये बस मुझे ही हीरे देगा और किसी के लिए ये बस एक मामूली पंखे की तरह ही काम करेगा। अंजू के पास फिर से उसका पंखा आ गया और फिर अमित ने उसके हीरो को बेचकर अपनी एक बड़ी हीरो की कंपनी खोल ली, जहां प्योर डायमंड की ज्वेलरी बनाई जाती थी। और फिर वो सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। ना पागल है ना वो सलोनी, नव्या, तुम दोनों ने गोलू की क्या उतारी है। सही तो क्या है, वो तेरे बारे में बोलेगा तो हम सह थोड़ी लेंगे। बेटा, अगर अगली बार वो गोलू का बच्चा बोला तो हम दोनों मिलकर घसीट देंगे उसे कॉलेज में। हिम्मत कैसे हुई उसकी तुझे काला बोलने की? यू नो ना, हम एक दूसरे के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुन सकते। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम दोनों जैसी इतनी अच्छी फ्रेंड मिली और बचपन से स्कूल से लेकर कॉलेज में साथ हैं। ये तो है दोस्तों, याद है ना तुम्हें, ये हमारे कॉलेज का लास्ट ईयर है, वो भी सिर्फ 6 महीनों का। इसके बाद हम सबको अलग होना पड़ेगा। हाँ यार, तूने बिल्कुल ठीक बोला, लेकिन हम अपने लास्ट ईयर को इतना यादगार बनाएंगे कि दुखी होने का मौका ही नहीं देंगे। हाँ किंजल, बिल्कुल ठीक कह रही है। सो आज रात को पार्टी करने चले? हाँ चलो। इतना डिसाइड होने के बाद रात को तीनों क्लब जाकर खूब डांस करती हैं। बहुत एंजॉय करने के बाद अपने घर वापस आ जाती हैं और कॉलेज की पढ़ाई करती रहती हैं। 6 महीने बीत जाते हैं। तीनों सहेलियां बहुत मस्ती करती हैं। उन तीनों की फ्रेंडशिप इतनी अच्छी थी कि कोई किसी एक के बारे में कुछ कहता था तो वो लड़ जाया करती थी। इस तरह कॉलेज के आखिरी दिन तीनों अपनी टोपी को हवा में उड़ाकर कॉलेज वालों के साथ फोटो खिंचवाती हैं। कुछ देर बाद किंजल अपने हाथों से दोनों सहेलियों को चॉकलेट खिलाती है। आज तो लास्ट डे है, तुम्हारा क्या प्लान है दोनों का? मेरी मॉम ने तो मुझे फैशन डिजाइनर का कोर्स करने के लिए कहा है और मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए अब्रॉड जा रही हूँ। इट्स अ डैड डिसीजन। तू बता किंजल, तेरा क्या हो रहा है? आंटी जी ने क्या बोला? वो मम्मी पापा ने मेरे लिए एक लड़का देख लिया है, अब वो मेरी शादी करा देंगे। मैं आगे पढ़ाई करना चाहती हूँ पर अब वो नहीं कराएंगे। तू चिंता मत कर किंजल, अगर पैसों की बात है तो मैं तेरे एडमिशन की फीस भर देती हूँ आगे की। हाँ, मैं भी कंट्रीब्यूट कर देती हूँ। नहीं नहीं यार, इसकी कोई जरूरत नहीं है। मम्मी पापा का फैसला है कि अब मुझे शादी ही करनी होगी।
कोई बात नहीं, लेकिन तुम दोनों जाकर अपना भविष्य उज्जवल करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो आज आखिरी बार एंजॉय कर लेते हैं। इसके बाद तीनों सहेलियां एक दूसरे के साथ फोटो खींचकर हमेशा के लिए अलग हो जाती हैं। उस दिन के बाद से तीनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। कुछ हफ्तों में किंजल की शादी एक गरीब परिवार के रोहन नाम के व्यक्ति से हो जाती है। किंजल उसी शहर की एक झुग्गी झोपड़ी वाले ससुराल में रहने लगती है। वहीं दोनों सहेलियां अपने करियर और पढ़ाई पर फोकस करती हैं। वक्त गुजरता है। किंजल अपने ससुराल में पति और सास ससुर के साथ बहुत खुश थी। माँ जी, पापा जी, आ जाइए, खाना बना दिया है। गरम गरम चूल्हे की रोटी के साथ भरता और साग खाएंगे। अरे बेटा आ रहे हैं, तू भी आजा, खा ले। हाँ बहू आजा, हमारे साथ खा ले। नहीं माँ जी, पापा जी, मैं आपको गरम गरम खाना बनाकर खिलाऊंगी। फिर तुझे लास्ट में ठंडा खाना खाना पड़ेगा। मैं तुझे ठंडा खाना खाने नहीं दूंगी, तू हमेशा काम करती रहती है। आज मैं तेरे लिए गरम गरम रोटी पकाऊंगी, तू खाना। अरे माँ जी। माँ बिल्कुल ठीक कहती हैं। अरे आप आ गए फैक्ट्री से इतनी जल्दी? हाँ, आज फैक्ट्री में इतना ज्यादा काम नहीं था तो मैं अपना सारा काम खत्म करके आ गया। अच्छा किया बेटा तूने, आज बहू ने बैंगन का भरता बनाया है, साथ में खाएंगे। इसके बाद किंजल गर्मी में अपने प्यारे ससुराल वालों को गरम गरम खाना बनाकर खिलाती है। फिर गायत्री अपनी बहू को गर्मा गर्म खाना बनाकर खिलाती है। दरअसल किंजल के ससुराल में ज्यादा सुविधा नहीं थी। 2 पंखे लगे थे जो कि सिर्फ उनके कमरे में थे। रसोई में खाना बनाते वक्त बहुत गर्मी हो जाया करती थी। एक दिन किंजल घर की सफाई कर रही थी, तभी गायत्री उससे कहती है, बहू घर में राशन खत्म हो गया है। रोहन पर थोड़े पैसे थे तो वो 500 का नोट देकर गया है। जा तू 200 रुपए का कुछ ले आ। माँ जी 500 का ले आती हूँ। उतने का हम बाद में ले आएंगे, तू जा। अपनी सास गायत्री की बात सुनकर किंजल जब राशन लेकर घर वापस लौटती है तो रास्ते में वो एक गाड़ी से टकरा जाती है। जब कार से नव्या निकलती है तो वो कहती है, ओ आई एम सो सॉरी, आपको लगी तो नहीं? अरे किंजल तू कैसी है? सलोनी बाहर आ, देख तो कौन है। अरे किंजल तू, अरे हम तो तुझसे ही मिलने आ रहे थे तुझे सरप्राइज करने के लिए। तूने ही सरप्राइज कर दिया हमें। पर ये क्या हालत बनाई है? कुछ नहीं, वो बस घर की सफाई कर रही थी। अरे यही बात करोगी या चलोगे? मेरे घर पास ही है। आजा कार में बैठ जा। तभी किंजल अपनी सहेली की कार में बैठ जाती है, जहां वो अपनी सहेलियों को ससुराल में लाकर आओ भगत करती है। कुर्सी लाकर उन्हें कुर्सी पर बैठा देती है और मेज पर नमकीन बिस्किट रख देती है। अरे तुम दोनों बैठो, मैं कुछ और बनाकर लाती हूँ। पहले बात कर हमसे। बैठ किंजल, ये तू कैसे घर में रहती है? ये तो तेरे घर से भी बहुत छोटा घर है। और ये क्या चूल्हा? तू गैस पर भी खाना नहीं बनाती है? मुझे समझ नहीं आ रहा किंजल, तू इतनी पढ़ी लिखी होकर ऐसे घर में शादी करने के लिए तैयार कैसे हो गई? तेरी सास तो तुझ पर बहुत जुल्म करती होगी। हाँ मैंने देखा है, गरीब ससुराल में ऐसे ही होता है। अरे नहीं नहीं, तुम बहुत गलत समझ रही हो। मेरी माँ जी ऐसी नहीं है। वो तो मुझे अपनी बेटी की तरह बहुत प्यार से रखती है। और ये छोटा घर नहीं, मेरे लिए महल जैसा है। सब यहाँ मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। चलो अच्छी बात है, तू बहुत खुश है। तुझे पता है मैंने भी शादी कर ली है। क्या सच? तुझे देखकर लगता नहीं है, पर हाँ, नए मॉडल तरीके से तैयार होकर आई हूँ, इसीलिए तुझे नहीं लगा। कुछ दिन बाद मेरी सास ने रिसेप्शन पार्टी रखी है, तो तू सबको अपने साथ लेकर आना। हाँ बिल्कुल। अरे बहू, ये दोनों गोरी कौन है? माँ जी, ये मेरी बहुत पुरानी सहेलियां हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती थी इनके साथ। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। अच्छा बेटा तू इधर आ। ऐसे बुलाकर गायत्री किंजल से बचे हुए पैसे लेती है और उसकी दोनों सहेलियों के लिए साड़ी खरीद कर लाती है। साथ ही कोल्ड ड्रिंक ट्रे में लाकर कहती है, ये लो बेटा पी लो, बहुत गर्मी हो रही है आजकल, ये पीकर तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये लो तुम दोनों के लिए गिफ्ट। अरे माँ जी, इसकी क्या जरूरत थी? ओहो, गिफ्ट से याद आया, हम जो गिफ्ट लाए थे वो कार में ही रह गए हैं, मैं अभी लाती हूँ। ये बोलकर सलोनी कार से गिफ्ट, कपड़े और केक निकालकर अपनी फ्रेंड के हाथ में रखती है। अच्छा यार, बहुत देर हो गई,
मुझे अपने ससुराल जाना होगा और 2 दिन बाद मेरी रिसेप्शन में आ जाना। माँ जी, आपसे मिलकर बहुत अपनापन लगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। आ जाएंगे, चिंता मत कर। ये बोलकर दोनों सहेलियां चली जाती हैं। 2 दिन बाद किंजल के गरीब ससुराल वाले अमीर नव्या रिसेप्शन पार्टी में जाते हैं, जहां उसकी सास मीनाक्षी और आसपास के लोग किंजल और उसके ससुराल वालों की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं। अरे नव्या, ये कैसे कैसे काले और गरीब लोगों से तू दोस्ती कर लेती है। जरा अपनी सहेली के ससुराल वालों को देख, कितने फटीचर हैं। ऐसे तो हमारे नौकर भी नहीं हैं। सही बोला तूने मीनाक्षी। कहाँ तेरी गोरी बहू और कहाँ उसकी सहेलियां काली कोयला। बहू, यहाँ से चल, हमारा मजाक बन रहा है। नहीं माँ जी, मेरी मम्मी ने जो कहा है मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। माँ जी, आपको अंदाजा भी नहीं है मेरी कितनी अच्छी सहेली है ये। अगर मेरे मन में काले गोरे होने का मैल होता तो मैं इससे कभी दोस्ती नहीं करती। हाँ आंटी जी, सबके अपने खर्चे और परिस्थिति होती है। आप भले ही पैसों के अमीर होंगे, लेकिन दिल की बहुत गरीब निकली। अपने मेहमानों को घर पर बुलाकर भला कोई ऐसे करता है? आज तक हमने कभी किंजल और उसके रंग को लेकर कुछ भी नहीं कहा, तो आप कौन होती हैं कहने वाली? माँ जी, आपने मेरी सहेली की बेइज्जती करके ठीक नहीं किया। अगर आपकी खुद की बेटी ऐसी होती तो आप ऐसे करती नहीं ना। तुमने ठीक कहा बहू, मैं इस बात को समझ ही नहीं पाई। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहन जी, मुझे माफ कर दीजिए। किंजल बेटा, तुमने मेरा घमंड चकनाचूर कर दिया। कोई बात नहीं माँ जी, मैं समझ सकती हूँ आपने ऐसा क्यों कहा होगा। इस तरह नव्या की सास किंजल और उसके ससुराल वालों से माफी मांग लेती है, जिसके बाद तीनों सहेलियां जमकर रिसेप्शन में खूब मस्ती करती हैं।